मैंने अपनी बाहों में सोई हुई लिन छिंगशुए की तरफ देखा। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन चेहरे पर डर और बेचैनी अब भी साफ दिखाई दे रही थी। मेरे दिल में अचानक एक अजीब सी नरमी आ गई। मैंने धीरे से उसके बालों को सहलाते हुए कहा, मैं वादा करता हूँ कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा, ठीक है? मेरी बात सुनते ही उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। बिल्कुल किसी छोटे बच्चे की तरह वो मेरी गर्दन से लिपटते हुए बोली, तो फिर प्रॉमिस करो अब बिना बताए कभी गायब नहीं होगे। मैं मुस्कुराया और बोला, अगर अब हम में से कोई भी बिना बताए गायब हुआ तो वो पक्का कुत्ता होगा। इतना सुनते ही लिन छिंगशुए आखिरकार शांत हो गई। वो चुपचाप मेरी छाती से लगकर सो गई, जैसे उसे आखिरकार वो सुकून मिल गया हो जिसका वो 3 साल से इंतजार कर रही थी। तभी मैं बगल में चल रही ली चियान की तरफ मुड़ा और पूछा, क्या ये ड्रिंक पीने के बाद हमेशा ऐसी हो जाती है? ली चियान तुरंत सिर हिलाते हुए बोली, नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम लोग कभी कभी बाहर घूमने जाते हैं तब थोड़ा बहुत पी लेते हैं, लेकिन छिंगशुए हमेशा लिमिट में रहती है। मैंने आज तक उसे कभी नशे में नहीं देखा। उसके साथ चल रही बाकी दोनों लड़कियां भी तुरंत हामी भरने लगी। उनमें से एक ने हंसते हुए कहा, सच बताऊं आज पहली बार हम उसे इस हालत में देख रहे हैं। कॉलेज में इतनी ठंडी और एटीट्यूड वाली लड़की, लेकिन नशे में बिल्कुल बच्चे जैसी हो गई है। मैंने हल्का सा सिर हिलाया, लेकिन तभी मेरी नजर उनके हाथों में पकड़े मोबाइल पर गई। मैंने हैरानी से पूछा, तुम लोग वीडियो बना रही हो क्या? इतना सुनते ही ली चियान थोड़ा झेप गई। उसने हंसते हुए जवाब दिया, अरे नहीं, बस आज की यादें रिकॉर्ड कर रहे हैं। कल जब छिंगशुए उठेगी ना, तब उसे दिखाएंगे कि रात में उसने क्या क्या किया। मैं हल्का सा मुस्कुराया और मजाक में बोला, ठीक है, लेकिन मेरा एंगल अच्छा रखना। मेरी बात सुनते ही सब लड़कियां खिलखिलाकर हंस पड़ी। लेकिन कुछ कदम आगे बढ़ने के बाद ली चियान अचानक रुक गई। उसने मुझे गौर से देखते हुए पूछा, एक बात बताओ, तुम कहीं वही तो नहीं जिसके बारे में छिंगशुए कहती थी कि वो 3 साल पहले मर चुका है? उसका सवाल सुनते ही मैं कुछ सेकंड तक चुप रहा, फिर धीरे से बोला, अगर कोई गड़बड़ नहीं हुई है तो शायद वो मैं ही हूँ। मेरी बात सुनते ही तीनों लड़कियों के चेहरे पर ऐसा एक्सप्रेशन आ गया जैसे उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उनमें से एक लड़की कुछ कहने ही वाली थी कि मैंने खुद ही बात पूरी कर दी। तुम लोग ये पूछना चाहती हो ना कि अगर मैं जिंदा हूँ तो फिर छिंगशुए क्यों मानती रही कि मैं मर चुका हूँ? मैंने नीचे अपनी बाहों में सोई हुई लिन छिंगशुए की तरफ देखा और धीमी आवाज में कहा, सच कहूँ मैं खुद भी यही जानना चाहता हूँ। कुछ देर बाद हम लड़कियों के हॉस्टल के सामने पहुंच गए। मैंने बहुत संभाल कर लिन छिंगशुए को अपनी बाहों से नीचे उतारा, फिर ली चियान और बाकी लड़कियों की तरफ देखकर बोला, सीनियर्स आज रात इसका ध्यान आप लोगों को रखना होगा। ली चियान मुस्कुराते हुए बोली, टेंशन मत लो, हम संभाल लेंगे। उसके बाद तीनों ने मिलकर लिन छिंगशुए को सहारा दिया और धीरे धीरे हॉस्टल के अंदर ले गई। मैं वहीं खड़ा उन्हें तब तक देखता रहा जब तक वो मेरी नजरों से ओझल नहीं हो गई। उनके जाने के बाद मैं वापस उसी बारबेक्यू रेस्टोरेंट में लौट आया। जैसे ही मैंने कमरे का दरवाजा खोला, झू पेंगफे और बाकी दोनों रूममेट्स तुरंत सीधे होकर बैठ गए। एक लड़का मेरे लिए कुर्सी खींचने लगा, दूसरा टेबल साफ करने लगा और तीसरा मेरे सामने गर्मा गर्म कबाब और ठंडी ड्रिंक रख गया। मुझे जबरदस्ती कुर्सी पर बिठाने के बाद तीनों सामने लाइन से बैठ गए। उनके चेहरे पर ऐसी एक्सप्रेशन थी जैसे कोई कोर्ट की सुनवाई शुरू होने वाली हो। फिर तीनों ने एक साथ मुस्कुराते हुए कहा, तो भाई अब बता भी दे, आखिर चल क्या रहा है? यूनिवर्सिटी में आए अभी पहला ही दिन हुआ था और मैं पहले से ही पूरे हॉस्टल में चर्चा का विषय बन चुका था। जैसे ही मैं कमरे में बैठा, झू पेंगफे ने मुझे घूरते हुए कहा, भाई तू तो कमाल निकला। कॉलेज के पहले ही दिन तूने हमारी पूरी यूनिवर्सिटी की सबसे खूबसूरत कैंपस क्वीन को पटा कर ले गया। उसकी बात सुनकर मैं बस बेबस होकर हंस पड़ा। मैंने हाथ उठाकर समझाते हुए कहा, अरे ऐसा कुछ नहीं है, हम दोनों हाई स्कूल से एक दूसरे को जानते हैं। अभी तुम लोगों ने बताया कि वो बाहर बैठी है तो मैं बस उसे हेलो बोलने चला गया था, लेकिन वो थोड़ी ज्यादा ड्रिंक कर चुकी थी, इसीलिए मैं उसे वापस हॉस्टल छोड़ आया। मेरी बात खत्म होते ही झू पेंगफे ने मुझे ऐसा लुक दिया जैसे उसे मेरी एक भी बात पर भरोसा नहीं हो। उसने तुरंत कहा, ये सब बोलते वक्त जरा अपने दिल पर हाथ रखकर बोल, कौन सा नॉर्मल दोस्त किसी लड़की को प्रिंसेस कैरी करके हॉस्टल छोड़ने जाता है? इतना सुनते ही बाकी दोनों भी हंसने लगे। वांग लेई ने उत्साहित होकर कहा, और मैंने अपनी आंखों से देखा था, वो खुद तुझसे लिपट गई थी। अचानक वांग लेई की आंखें चमक उठी। उसने मुझे गौर से देखते हुए कहा, रुक, कहीं तू वही तो नहीं जिसके बारे में लिन छिंगशुए कहती थी कि वो 3 साल पहले मर चुका है? उसके दिमाग में तुरंत अपनी ही फिल्म चलने लगी। शायद 3 साल पहले तुम दोनों का ब्रेकअप हुआ होगा, तूने उसका दिल तोड़ दिया होगा, इसलिए उसने गुस्से में सबको बोल दिया कि तू मर चुका है। कमरे का माहौल अचानक पूरी तरह गॉसिप मोड में चला गया। झू पेंगफे और झांग मिंगयांग दोनों मुझे ऐसे घेर कर बैठ गए जैसे कोई पुलिस पूछताछ चल रही हो। झू पेंगफे ने नाटकीय अंदाज में कहा, ओहो अब समझ आया, तूने हमारी कैंपस क्वीन को छोड़ दिया होगा, इसलिए वो आज तक तुझे भूल नहीं पाई। झांग मिंगयांग ने तुरंत बात आगे बढ़ाई, अगर सच में ऐसा है ना तो आने वाले आधे महीने की मिलिट्री ट्रेनिंग में हमारी हालत खराब होने वाली है। आखिर वो हमारी असिस्टेंट काउंसलर है। वांग लेई ने मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए गंभीर आवाज में कहा, भाई ये मामला जल्दी सुलझा ले, वरना पूरा क्लास तेरे चक्कर में पिस जाएगा। उनकी बातें सुनकर मैं खुद हंसी रोक नहीं पाया। मैंने सिर पकड़ते हुए कहा, तुम लोग बेवजह फिल्म मत बनाओ, मैंने कभी उसके साथ गलत नहीं किया और ना ही हम कभी रिलेशनशिप में थे। मेरी बात सुनकर तीनों अचानक चुप हो गए। फिर झांग मिंगयांग ने धीरे से कहा, तो मतलब वो 3 साल वाला एक्स बॉयफ्रेंड असली था ही नहीं, उसने खुद ही कहानी बना रखी थी ताकि लड़के उससे दूर रहें। उसकी आंखों में अचानक उम्मीद चमक उठी, अगर ऐसा है तो फिर शायद मेरे पास अभी भी मौका है। इतना सुनते ही झू पेंगफे ने उसे घूर कर देखा और बोला, भाई सपने देखना बंद कर, मुझे अपनी छठी इंद्रिय पर पूरा भरोसा है। हमारे तीसरे भाई और लिन छिंगशुए के बीच जरूर कोई ऐसी कहानी है जो हमें नहीं पता। उसकी बात खत्म होते ही तीनों ने एक साथ मेरी तरफ देखा। झू पेंगफे ने दोनों हाथ जोड़ लिए और बोला, भाई प्लीज थोड़ा गॉसिप तो खिला दे। मैंने गहरी सांस ली और शांत आवाज में कहा, हम कभी रिलेशनशिप में नहीं थे और ना ही मैंने उसे छोड़ा था, हम बस सामान्य क्लासमेट थे। लेकिन झू पेंगफे ने तुरंत सवाल दाग दिया, ठीक है, लेकिन क्या तेरे मन में उसके लिए कभी कुछ था? उस सवाल के बाद
कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया। मैं कुछ सेकंड तक चुप बैठा रहा, फिर धीरे से बोला, हाँ था। उधर दूसरी तरफ मुंबई की एक विशाल एरोस्पेस रिसर्च बेस में माहौल बेहद गंभीर बना हुआ था। एक बड़े कॉन्फ्रेंस रूम में कई वैज्ञानिक और रिसर्चर बैठे थे। सामने सफेद लैब कोट पहने एक मध्यम उम्र का आदमी खड़ा था, जिसके बाल लगभग पूरी तरह सफेद हो चुके थे। यही थे प्रोफेसर लू, वही इंसान जिनसे मेरी फोन पर बात हुई थी। उनके सामने रॉकेट इंजन की ढेर सारी गोपनीय डिजाइन फाइलें रखी थी और उनके चेहरे पर साफ तनाव दिखाई दे रहा था। कॉन्फ्रेंस रूम में मौजूद ये जियांगुओ ने गंभीर आवाज में कहा, तो इस टेस्ट फ्लाइट की विफलता पर सबकी क्या राय है? क्या असली समस्या पता चली? तभी एक वैज्ञानिक खड़ा हुआ और रिपोर्ट पढ़ते हुए बोला, मुख्य समस्या टरबाइन ब्लेड की सटीकता में है। उसकी माइक्रो लेवल प्रिसिजन अभी भी स्टैंडर्ड से थोड़ी कम है। पूरा हॉल शांत होकर रिपोर्ट सुनता रहा, लेकिन रिपोर्ट खत्म होते ही ये जियांगुओ ने गुस्से में फाइल टेबल पर पटक दी। उनकी आवाज पूरे कमरे में गूंज उठी। बाकी चीजें बाद में देखेंगे, लेकिन ये टरबाइन ब्लेड वाली समस्या अब तक क्यों नहीं सुलझी? इतनी बार टेस्टिंग के बाद भी स्टैंडर्ड पूरा नहीं हो रहा। आखिर उन कंपनियों को क्या चाहिए? क्या वो चाहते हैं कि हम पूरा डिजाइन ही बदल दें? उनके साथ ही शुरू हुए दूसरे रिसर्च बेसों ने तो 5वीं पीढ़ी के ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट इंजन तक बना लिए थे। कुछ ने अलग अलग तरह के ड्रोन और मिसाइलें भी तैयार कर ली थी, लेकिन उनका एरोस्पेस फाइटर इंजन प्रोजेक्ट पूरे 10 साल की मेहनत के बाद भी टेस्ट फ्लाइट में फेल हो गया। लू योंग ने गंभीर आवाज में कहा कि वो एक ऐसे इंसान को जानते हैं जो शायद उनकी समस्या हल कर सकता है। जिस इंसान की वो बात कर रहे थे वो मैं था। जब मैं लिथोग्राफी मशीन पर रिसर्च कर रहा था, तब भी रिसर्च बेस को अनगिनत मुश्किलों का सामना करना पड़ा था, लेकिन जो भी समस्या मेरे हाथ में आती वो बहुत जल्दी हल हो जाती थी। धीरे धीरे उस प्रोजेक्ट में शामिल वैज्ञानिकों की नजरों में मैं किसी किंवदंती जैसा बन चुका था। सिर्फ चिप टेक्नोलॉजी ही नहीं, मैंने एरोस्पेस फाइटर इंजन डिजाइन पर भी लू यूंग के साथ कई बार चर्चा की थी। इस क्षेत्र में भी मेरे अपने अलग विचार थे, इसीलिए लू यूंग को पूरा विश्वास था कि अगर मैं वहां पहुंच गया तो ये समस्या जरूर हल हो सकती है। जैसे ही मीटिंग रूम में चू शियाओयू नाम गूंजा, पूरा हॉल फुसफुसाहटों से भर गया। किसी ने कहा कि उसने ये नाम पहले कभी नहीं सुना, तो किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि इतना बड़ा वैज्ञानिक प्रोजेक्ट कोई अनजान लड़का सुलझा सकता है। क्योंकि चाहे उनका प्रोजेक्ट हो या मेरा रिसर्च प्रोजेक्ट, दोनों ही देश के टॉप सीक्रेट स्तर के थे। मेरी पहचान तो अब बीच में SSS लेवल गोपनीयता में शामिल थी, इसीलिए वहां मौजूद ज्यादातर लोग मेरा नाम तक नहीं जानते थे। ये जियांगुओ कुछ पल शांत रहे, फिर उन्होंने लू योंग से पूछा कि क्या वही लड़का उस प्रोजेक्ट का चीफ डिजाइनर था? अकेडमी ऑफ साइंस के उपाध्यक्ष होने के नाते उन्हें मेरे बारे में कुछ जानकारी थी। आखिर जब मुझे हाई लेवल अकादमिक पद देने की चर्चा हुई थी, तब कई बड़े वैज्ञानिकों ने एक साथ मीटिंग की थी। लू योंग ने तुरंत सिर हिलाकर कहा कि वही लड़का है। फिर ये जियांगुओ ने पूछा कि क्या उसे यहाँ बुलाया जा सकता है, क्योंकि जहां तक उन्हें पता था वो लड़का अब रिसर्च छोड़कर बीजिंग यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने चला गया है। लू योंग ने गहरी सांस लेते हुए कहा कि यही तो सबसे बड़ी बर्बादी है। उन्होंने बताया कि सिर्फ 3 साल में मैंने शून्य से शुरुआत करके 1 नैनोमीटर चिप तकनीक विकसित कर दी, और उसी की वजह से वाशिया की चिप टेक्नोलॉजी दुनिया के शीर्ष स्तर तक पहुंच गई। ऐसे प्रतिभाशाली लड़के को देखकर उनका मन करता था कि उसे 24 घंटे रिसर्च बेस में बैठाकर रिसर्च करवाएं। कमरे में बैठे कई वैज्ञानिक चुपचाप सिर हिलाने लगे। ये जियांगुओ हल्का मुस्कुराए और बोले कि भले ही वो गारंटी नहीं दे सकते कि मैं आऊंगा, लेकिन कोशिश जरूर करनी चाहिए, क्योंकि भविष्य में वाशिया की वैज्ञानिक ताकत आखिरकार युवाओं के हाथ में ही जाएगी। अगली सुबह बीजिंग यूनिवर्सिटी के लड़कों के हॉस्टल में मैं अपने कपड़े बैग में रखते हुए फोन पर बात कर रहा था। फोन के दूसरी तरफ लू योंग थे। मैंने उनसे कहा कि मैं सबसे पहली फ्लाइट पकड़कर आ जाऊंगा और आज रात तक पहुंच जाऊंगा। फोन काटने के बाद ऊपर वाले बेड से जू पेंगफेई नींद में सिर खुजलाते हुए नीचे झांका और पूछा कि मैं सुबह सुबह सामान पैक क्यों कर रहा हूं। मैंने शांत आवाज में जवाब दिया कि घर पर थोड़ा काम है और कुछ दिनों के लिए जाना पड़ेगा। लेकिन असलियत ये थी कि मुझे अभी अभी लू योंग का फोन आया था और उन्होंने मुझे 7वीं पीढ़ी के एरोस्पेस फाइटर इंजन डिजाइन रिसर्च में शामिल होने के लिए बुलाया था। ये काम वैसे तो मेरे बिना भी हो सकता था, लेकिन मैं अच्छी तरह जानता था कि जिस दिन मैंने रिसर्च की दुनिया में कदम रखा, उसी दिन से मैं सिर्फ खुद का नहीं रहा। कुछ महीने पहले रिसर्च बेस में मैंने जो शपथ लिखी थी, उसकी हर लाइन आज भी मेरे मन में गूंज रही थी। मैं विज्ञान और तकनीक की ताकत से देश की सेवा करने के लिए अपना जीवन समर्पित करता हूँ। कुछ काम ऐसे होते हैं जिन्हें किसी न किसी को करना ही पड़ता है। मेरी बात सुनते ही झू पेंगफेई पूरी तरह जाग गया और हैरानी से बोला, क्या तुम मिलिट्री ट्रेनिंग में हिस्सा नहीं लेगा? मैंने शांत स्वर में जवाब दिया, मैं पहले ही यूनिवर्सिटी से बात कर चुका हूँ। वो आधा समझा आधा नहीं, फिर बोला, अच्छा लेकिन तू जाएगा कितने दिनों के लिए? मैं कपड़े समेटते हुए बोला, अगर काम जल्दी खत्म हुआ तो 1 हफ्ता, वरना शायद तुम्हारी ट्रेनिंग खत्म होने तक लौट आऊंगा। वैसे मैं सिर्फ सलाह देने जा रहा हूँ, मुख्य रिसर्च में शामिल नहीं होना है। ज्यादा से ज्यादा 2 हफ्ते लगेंगे। झू पेंगफेई अचानक हंस पड़ा। सच बता, तू ये सब सिर्फ ट्रेनिंग से बचने के लिए तो नहीं कर रहा? फिर उसने शरारती मुस्कान के साथ पूछा, लेकिन अचानक ऐसे जा रहा है? क्या तूने लिन छिंगशुए को बताया? उसका सवाल सुनते ही मेरे हाथ रुक गए। उधर लड़कियों के हॉस्टल में सुबह की हल्की धूप खिड़की से कमरे के फर्श पर फैल रही थी। लिन छिंगशुए ने सिर पकड़ते हुए धीरे से आंखें खोली। उसका सिर अभी भी थोड़ा भारी था। वो आलस से खिंचाव लेते हुए बोली, छोटी कियान, अभी कितने बजे हैं? ली कियान हंसते हुए बोली, सिर्फ 7 बजे हैं, अभी तो काफी समय है। लिन छिंगशुए तुरंत बिस्तर से नीचे उतरी और आंखें मलते हुए बोली, अब सोने का मन नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कल रात में किसी को गले लगा रही थी। ली कियान जोर से हंस पड़ी। मुझे लगा था तुम्हें कुछ याद नहीं होगा। उसने तुरंत अपना फोन निकाला और बोली, बड़ी बहन तुम्हारी याददाश्त वापस दिलाती है। लिन छिंगशुए ने माथा पकड़ लिया, तूने वीडियो भी रिकॉर्ड कर लिया? मैं सच में तुझसे हार गई। ली कियान ने फोन उसके हाथ में देते हुए कहा, पहले ये देख, जिसने तुम्हें गोद में उठाकर वापस लाया था उसे पहचानती हो? फोन हाथ में लेते ही लिन छिंगशुए की सांसें रुक गई। वीडियो में साफ दिख रहा था कि मैं उसे अपनी बाहों में उठाकर वापस यूनिवर्सिटी ला रहा था। कल रात तुम नशे में थी, तभी वो अचानक आ गया, फिर तुम सीधे उसके गले लग गई और उसके बाद वही तुम्हें उठाकर वापस हॉस्टल तक लाया। फिर ली कियान ने उत्सुकता से पूछा,
पूछा, छिंगशुए क्या वही तुम्हारा वो बॉयफ्रेंड है जिसे तुम 3 साल से मरा हुआ मानती थी? लेकिन लिन छिंगशुए के पास जवाब देने का भी समय नहीं था। वो जल्दी जल्दी कपड़े बदलकर कमरे से बाहर भागी। पीछे से ली कीयान चिल्लाई, अरे रुको तो सही, इतनी जल्दी में कहाँ भाग रही हो? तुम्हें उसका हॉस्टल पता भी है?